नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं सीबीएसई क्लास 10th की बहुत प्यारी कविता लेकर, जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अगर कवि की बात करें तो कवि का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी अल्मोड़ा में ही हुई थी। ये इतने विद्वान थे कि ये 7 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखने की शुरुआत कर दिए थे। और पंत जी हिंदी साहित्य के इतने विद्वान कवि थे कि इन्हें इनकी रचनाओं के कारण 1961 में 1961 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1968 में 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रानंदन पंत जी को अपनी माँ से और प्रकृति से, नेचर से बड़ा लगाव था, बड़ा प्रेम था। इसलिए इन्होंने अपनी माँ के नाम पर ही अपना नाम रख लिया सुमित्रानंदन पंत। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा देवकी नंदन, यशोदा नंदन, भगवान कृष्ण को बोलते हैं तो नंदन मतलब बेटा। इनकी माँ का नाम सुमित्रा था तो इन्होंने अपनी माँ के नाम पर ही अपना नाम रख लिया सुमित्रानंदन पंत। एक माँ से बहुत लगाव था, बड़ा प्यार था, और एक प्रकृति से। तो इस कविता में भी इन्होंने प्रकृति की सुंदरता का ही वर्णन किया है। शीर्षक से ही पता चलता है कि पर्वत प्रदेश में पावस, पावस मतलब वर्षा ऋतु। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्वतीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा ऋतु का बड़ा ही खूबसूरत और सजीव वर्णन किया है। तो अगर आप चाहते हैं ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इस कविता से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस कविता में कवि क्या कहते हैं। पंत जी कहते हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। आइए अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पर्वत प्रदेश में बरसात का मौसम था, जहां प्रकृति, नेचर अपने वेश को, अपने रूप को पल पल परिवर्तित कर रही थी, पल पल बदल रही थी। अर्थात कवि के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में कभी काले घने बादल घिराते हैं जो पहाड़ों को पूरी तरह से ढक लेते हैं, तो कभी तुरंत ही काले घने बादल हट जाते हैं और सूर्य की किरणें दिखाई देने लगती है। तो प्रकृति पल पल अपने रूप को बदल रही है। और मेखलाकार पर्वत अपार, वो विशाल काय, अपार का अर्थ है विशाल काय, पर्वत मेखलाकार के समान है। अर्थात मेखलाकार का अर्थ होता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, की कमर में पहना जाने वाला आभूषण। तो यहाँ कवि ने पर्वत को उस करधनी के समान बताया है, उस आभूषण के समान बताया है कि पर्वत विशाल का है, पर्वत उस करधनी के समान दिखाई दे रहा है। और पहाड़ों पर खिले हुए सहस्त्र फूल, सहस्त्र मतलब हजार, सुमन मतलब फूल, उस पहाड़ पर खिले हुए हजारों फूल, दृग का अर्थ है आंख, पहाड़ की आंखों के समान दिखाई दे रहे हैं। मतलब पर्वत करधनी के समान दिखाई दे रहा है और उस पर्वत पर, पहाड़ पर खिले हुए हजारों फूल उस पहाड़ की आंखों के समान है। जिस आंखों से अवलोक रहा है मतलब देख रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार विशाल काय रूप को। जिन पुष्प रूपी आंखों से
पहाड़ अपने विशालकाय रूप को नीचे जल में बार बार निहार रहा है, बार बार देख रहा है। और उस पहाड़ के चरणों में पला ताल, उस पहाड़ के, उस पर्वत के चरणों में ताल पल रहा है, तालाब फैला हुआ है जो बहुत ही विशाल काय दर दर्पण के समान दिखाई दे रहा है, विशाल काय आईने के समान दिखाई दे रहा है। और उस आईने में पर्वत अपने विशालकाय रूप को बार बार निहार रहा है। अब इसमें कवि ने पर्वत की सुंदरता का वर्णन किया, पर्वत पर खिले हुए फूल की सुंदरता का वर्णन किया, और पर्वत के नीचे फैले हुए विशालकाय तालाब का वर्णन किया। आगे कवि कहते हैं, गिरिका गौरव गाकर झर झर। अब इस पंक्ति में उन्होंने पहाड़ पर झर रहे झरने की सुंदरता का वर्णन किया। कहते कि पहाड़ों से झर रहे झरने गिरी का गौरव गान कर रहे हैं, पहाड़ की तारीफ के, प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। और उस झरने की आवाज को, गीत को सुनकर मद में मैं नशे में हो गया हूं, खो गया हूं। और वो आवाज हमारे नस नस में उत्तेजित कर, अर्थात हमारे नस नस में नया जोश भर रहे, नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। और पहाड़ों से झरते हुए झरने मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। पहाड़ों से झरते हुए, झाग से भरे हुए झरने मोती की लड़ियों के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ये कवि का इमेजिन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये कवि ने इमेजिन किया है कि पहाड़ पर जो हजारों फूल खिले हुए हैं वो पहाड़ की आंखों के समान है, वो पहाड़ उस करधनी के समान है, और पहाड़ से झर रहे झरने वो पहाड़ की तारीफ के गीत गा रहे हैं, प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। अब पहाड़ पर उगे हुए वृक्षों का वर्णन कवि कर रहे हैं और कहते हैं, गिरिवर के उर से, पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर, निकल निकल कर, उच्चाकांक्षाओं से, ऊंची ऊंची इच्छाओं से, ऊंचे ऊंचे कामनाओं से, ऊंचे ऊंचे आकांक्षाओं से तरुवर वृक्ष झांक रहे हैं, देख रहे हैं नीरव नभ पर। नीरव मतलब खाली, सुनसान, नभ मतलब आसमान की तरफ। पहाड़ों के हृदय से निकले हुए विशालकाय वृक्ष आसमान की तरफ अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए, अटल, बिल्कुल स्थिर उस आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, उस आसमान की तरफ देख रहे हैं। लेकिन कवि कहते हैं कुछ चिंता पर, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वृक्ष कुछ चिंता में डूबे हुए हैं, सोच में डूबे हुए हैं। तभी अचानक उड़ गया, अचानक लो भूधर। कवि कहते तभी ऐसा प्रतीत होता है कि भूधर, ये पर्वत उड़ गया। कैसे उड़ा? फड़का अपार पारद के पर, पारद के पर मतलब चमकीले पंख के साथ, बादल रूपी पंखों के साथ ये पहाड़ उड़ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहाड़ कहीं गया नहीं है, पहाड़ उड़ा नहीं है। मैंने बोला ना पर्वत प्रदेश है, कवि ने बोला कि यहाँ प्रकृति पल पल रूप बदल रही है। तो अचानक बादलों ने पहाड़ को पूरी तरह से ढक लिया है, अब वो पहाड़ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो कवि कहते हैं ऐसा लग रहा है कि पहाड़ उड़ गया है और झरने भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, रौ शेष रह गए हैं निर्जर। और झरनों की भी सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही है। सीधी सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब बारिश होती है, झमाझम बारिश होती है और काले घने बादल छा जाते हैं तो चारों तरफ कोहरे ही कोहरे फैल जाते हैं, तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो कवि कहते हैं अब झरनों की सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही है, पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टूट पड़ा भू पर अंबर, या आसमान इस धरती पर टूट पड़ा है। और धरती पर जब टूट पड़ा है तो धंस गए धरा में सभय शाल, सारे सभय शाल, विशाल काय वृक्ष, सारे सागौन के वृक्ष
इस धरती में डर के धंस गए हैं, छिप गए हैं। अर्थात बादलों ने वृक्षों को भी पूरी तरह से ढक लिया है। वृक्ष भी अब नजर नहीं आ रहे हैं। अब सिर्फ झरने की आवाज सुनाई दे रही है। पहाड़ भी नजर नहीं आ रहा है, वृक्ष भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये विशालकाय वृक्ष भी डर कर धरती में छिप गए हैं और उठ रहा धुआं, जल गया ताल। कवि कहते हैं जब बारिश होती है पर्वतीय क्षेत्रों में तो चारों तरफ कोहरे छा जाते हैं। आपने भी देखा होगा ठंडी के मौसम में तालाबों से, झरने से भाप निकलते रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि धुआं उठ रहा है। तो कवि कहते हैं उठ रहा धुआं, जल गया ताल। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तालाब में आग लग गई है और तालाब से धुआं उठ रहा है। यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्र जाल। जलद मतलब होता है बादल, और इस बादल रूपी विमान में बैठ कर भगवान इंद्र घूम घूम कर इंद्रजाल अर्थात अपना खेल दिखा रहे हैं। और यही ये कविता समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों की कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।